वेलकम टू एजुकेशनल मास क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में बात करने वाले। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला कि भूगोल किसे कहते हैं, यानी भारत संसाधन एवं उपयोग में सबसे पहले हम जाने कि भूगोल कहते हैं तो किसे कहते हैं। तो भूगोल किसे कहते हैं, तो भूगोल वह विषय है या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की संरचना, उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। भूगोल किसे कहते हैं, तो जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप है, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी क्या संरचना और प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल करते हैं। आशा करते हैं कि भूगोल का आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। जैसे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा आते हैं पृथ्वी में, तो जैसे में हो गया पहाड़, हो गया महादेश, हो गया देश, हो गया नगर, हो गया नदी, हो गया समुद्र, हो गया झील, हो गया वन, हो गया कोयला, हो गया पेट्रोलियम आदि। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भूगोल जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहा जाता है। तो ज्योग्राफी जो है किस भाषा से बना हुआ है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका निर्माण दो शब्दों से किया गया। यानी जो ज्योग्राफी का शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो ग्रीक भाषा का शब्द जो बना है वो कितने शब्दों से मिलकर बना, तो दो शब्दों से। पहला जियो और प्लस में ग्राफी। पहला क्या है, जियो प्लस में ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ क्या होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। ग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो लिखना या वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। यानी अगर इसको हम मिला देंगे पूरा तो क्या होगा, पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि भूगोल का जनक या पिता, पूछा भूगोल का जनक किसे कहते हैं या फिर पिता किसे कहते हैं, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा, पृथ्वी का चित्र आप लोगों को चित्र में दिख रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोलना कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन से आप क्या समझते हैं, या संसाधन की परिभाषा दी, यह सब एक ही होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संसाधन का उत्तर, तो प्राकृतिक के द्वारा दी हुई संसार की सारी वस्तुएं जिससे मानव अपनी तकनीकी कुशलता, ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार परिणत कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। यानी जो भी हमको प्रकृति के द्वारा दिया गया है और अपने दैनिक जीवन और सामाजिक कार्यों में प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को संसाधन भी समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या बोला कि संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर विकसित, विकासशील अथवा अर्ध विकसित श्रेणी में बांटा जाता है। तो संसाधन के उपयोग अथवा उत्पत्ति के आधार पर किसके श्रेणी में बांटा जाता है, तो विकसित, विकासशील अथवा अर्ध विकसित के श्रेणी में बांटा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि जीवन में मैंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते। यह किसने बोला था, तो जिमरमैन ने बोला था। किसने बोला था, जिमरमैन ने। आशा करते हैं कि आप लोगों को सारा का सारा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो संसाधन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। संसाधन कितने प्रकार होते हैं, तो संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। पूछेगा संसाधन कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार। पहला कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा कौन सा हो जाएगा, मानवीय संसाधन हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में सारी बात आज समझ में आ रही होगी। हम लोग देखते हैं कि लेकिन संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार पर, सबसे पहले संसाधन को मुख्य रूप से कितने कुछ बताएंगे तो दो होगा, पर उसको अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से बांटे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा संसाधन कितने प्रकार के, तो दो, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, दो, पहला जैव होता है और दूसरा अजैव होता है। दूसरा आप देखते हैं कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं, तो उपयोगिता के आधार पर भी कितने होते हैं संसाधन के, दो प्रकार होते हैं। पहला नवीकरणीय और दूसरा कौन सा होता है, अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार होते हैं, तो दो, पहला नवीकरणीय और दूसरा कौन सा होता है, अनवीकरणीय। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार होते हैं।
पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यह स्वामित्व के आधार पर होता है। तो पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भेद, तो 2 भेद। पहला जैविक और अजैविक, उपयोगिता के आधार पर 2, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर 4 होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये सब आशा करते हैं कि आप लोग सारी की सारी बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के जो 2 प्रकार होते हैं, जैव और अजैव संसाधन, उस दोनों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले जैव संसाधन के बारे में देखते हैं। जैव संसाधन क्या कहता है, तो वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जिसकी प्राप्ति हमको कहाँ से होता है, तो जैव मंडल से होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जिसकी प्राप्ति हमको जैव मंडल से होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, जैव संसाधन कहते हैं। इसमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद रहते हैं, यानी जितना भी सजीव में लक्षण होता है उसमें सारा का सारा लक्षण मौजूद हो रहते हैं। जैसे में कच्चे हो गया मनुष्य, वनस्पति, मछली, पशु एवं अन्य प्राणी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। हम लोग अजैव संसाधन के बारे में देखते हैं। अजैव संसाधन में क्या होता है, तो अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, यानी जिसमें जान नहीं होता हो उसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। इसमें सभी निर्जीव वस्तु आते हैं। जैसे में कौन कौन सा हो गया, चट्टान एक निर्जीव वस्तु है, धातु, खनिज, अनाज, कपड़ा इत्यादि, ये सब कौन सा संसाधन है, तो अजैव संसाधन। आशा करते हैं कि आप लोग को जैव और अजैव में सारी बात समझ में आ गया होगा। हम लोग उपयोगिता के आधार पर संसाधन के भेद देखते हैं। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, पीछे ही बता चुके हैं। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वे संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके। वे संसाधन जिनका उत्पादन क्या किया था, तो बार बार किया जा सकता है तथा इसकी आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो जिसको एक और उपयोग करने के बाद इसको दोबारा फिर से उपयोग कर सकते हैं और इसको फिर से हम लोग दोबारा बना सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे में हो गया सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को एक बार यूज करने के बाद दोबारा फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। हवा, जल, विद्युत, वन इत्यादि, ये सब कौन सा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। आशा करते हैं कि आप लोग को नवीकरणीय भी समझ में आ गया होगा। हम लोग अनवीकरणीय संसाधन देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या कहता है, तो वे वस्तुएं जिनका भंडारण सीमित होता है, जिनका भंडारण क्या होता है, सीमित रहता है, यानी एकदम सीमित है, तथा जिसका निर्माण दोबारा नहीं किया जा सकता। दोबारा क्या, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, किया जा सकता है, पुनः निर्माण होने में बहुत समय लगे, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सबसे पहले अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है, तो भंडार इसका सीमित रहता है, इसको हम लोग दोबारा उपयोग ना कर सकते हैं। अगर हम इसको दोबारा उपयोग करेंगे भी तो हमको बहुत अधिक समय लगेगा। क्या लगेगा, बहुत अधिक समय। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में कौन कौन सा हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब कौन सा संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन। आशा करते हैं कि आप लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय में दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार बताते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार बताते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम लोग क्या बोलता है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों का वर्णन करिए क्वेश्चन की तरह। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार बताते हैं हम लोग को, 4 प्रकार। तो सबसे पहला देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे सारे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। जिस पर क्या होता है, तो किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो तथा इसके बदले में वह सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता है। इसके बदले में क्या करता है, सरकार को अपनी इच्छा अनुसार क्या चाहिए, तो अपनी इच्छा अनुसार सरकार को क्या देता है, लगान देता है, अथवा नहीं भी देता है, यानी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अगर इच्छा होगा तो देगा और नहीं होगा तो नहीं देगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे में कुछ हो गया बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि, ये सब कौन सा संसाधन है, तो व्यक्तिगत संसाधन है। अब हम लोग देखते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जो किसी समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता। किसी समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया था। किसके लिए लाया था, तो समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत चारण भूमि, मंदिर, मस्जिद, शमशान, समुदाय भवन आदि आते हैं, जो समूह के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। मस्जिद में क्या चीज़ होता है, तो
तो समाज के सभी लोग आते हैं, मंदिर में भी सभी लोग आते हैं, चरण भूमि पे भी सभी लोग जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होता। ये सब कौन सा संसाधन होते हैं? तो सामुदायिक संसाधन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो तीसरा में क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन। तो किसी देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी जिस देश के अंतर्गत सारे संसाधन उपलब्ध हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी भी देश के सरकार को यह हक है कि व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। यानी जो राष्ट्र के अंतर्गत संसाधन है उसको हम लोग आम जनता के हित में करेगा। तो ये सब किसका हक है? तो सरकार का हक था। किस में? तो राष्ट्रीय संसाधन में। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या बोलता है? तो इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का नियंत्रण करती है। समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो पूछेगा समुद्र तट से कितना 100 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता? तो 200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में जितना भी हम आप लोग को बताएंगे सारा की सारी बात समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप देख सकें और आपके दोस्त भी देख सकें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।